हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग देखते हैं यामिनी राय के बारे में। तो यह भी क्या है, बंगाल के ही महत्वपूर्ण कलाकार हैं। और इनका जन्म कब होता है? सन 1887 को अप्रैल 11 में क्या होता है, इनका जन्म होता है 1887 में। और यह भी कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में ही होता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल में इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, इन्होंने अपने चित्रों की जो शुरुआत की थी वो पोर्ट्रेट से क्या किया था। इन्होंने अपने चित्रों की शुरुआत किया था, पोर्ट्रेट से चित्र बनाने का शुरुआत किया था। और इन्हें भारत का राष्ट्रवादी कलाकार बोला जाता है। भारत का राष्ट्रवादी कलाकार। इन्हें राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा किसने दी, यह भी एक प्रश्न बनता है। तो महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा दी थी। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, इन्हें राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा दी थी। अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। इन्हें भारत का पिकासो भी कहा जाता है। भारत का पिकासो कहा जाता है। एम.एफ. हुसैन को भी भारत का पिकासो कहा जाता है, लेकिन हम इनको ज़्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक पश्चिमी भारतीय शैली में तो इन्होंने चित्रण करने की शुरुआत की थी, लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने उससे ऊब कर क्या किया था, उसको त्याग दिया था। और उसके बाद इन्होंने काली घाट चित्रों से क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। बाद में काली घाट के चित्रों से बहुत प्रभावित हुए थे। नारी चित्रण में विशेष रुचि थी इनको। नारी चित्रण में विशेष रुचि थी। और इन्हें भारतीय कला का पैगंबर भी कहा जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इन्हें किसे भारतीय कला का पैगंबर कहा जाता है। तो यामिनी राय को ही भारतीय कला का पैगंबर भी कहा जाता है। भारतीय कला का पैगंबर यामिनी राय को कहा जाता है। 20वीं शताब्दी का आधुनिक कलाकार इनको माना जाता है। आधुनिकतावादी कलाकार इन्हें माना जाता है 20वीं शताब्दी का, जब सभी आर्टिस्ट पश्चिमी यूरोपीय शैली की तरफ भाग रहे थे। उस समय इन्होंने पूरे ट्रैक को चेंज किया। इन्हें इसके अलावा ये वैन गॉग और माने से भी क्या थे, प्रभावित थे। वैन गॉग और माने से भी प्रभावित थे। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के बेलियातोड़ नामक स्थान पे 11 अप्रैल 1887 को इनका जन्म होता है। तो बांकुरा जिला याद रखेंगे और बेलियातोड़ जगह का नाम है, ये याद रखेंगे हम लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और जब एक कला विद्यालय में इनका प्रवेश होता है तो उस समय इनकी जो उम्र होती है मात्र 16 साल की उम्र होती है। और कहाँ इनका एडमिशन कहाँ होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता में इनका प्रवेश होता है। ठीक है, यूरोपीय विधि से शिक्षण प्रारंभ किया इन्होंने, जैसा कि हम पहले बताए हैं। और 24 वर्ष की उम्र में क्या किया, इस यूरोपीय विधि के चित्रण को इन्होंने त्याग दिया। और जब त्याग दिया तो धीरे धीरे ग्रामीण लोक कला की ओर आकर्षित हो गए। ठीक है, यूरोपीय पद्धति को त्यागा और फिर क्या किया, ग्रामीण लोक कला की ओर आकर्षित हुआ। और इसी कड़ी में एक काली घाट के पटचित्रों से क्या हुआ, प्रभावित हो गए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे। काली घाट के पटचित्रों से प्रभावित हुए, और सिर्फ प्रभावित हुए और उससे क्या हुआ, प्रेरणा भी लिए। और इसी काली घाट में जो चित्र बनते थे उसे पटुआ कला भी कहा जाता था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
कि उस कला को क्या कहते थे, तो पटुआ कला कहा जाता था। इन्होंने चित्रों में अपने तरह से सरल रूप देना प्रारंभ किया। ठीक है, कुछ इन्होंने चित्रों में क्या किया, एक अलग स्टाइल इन्होंने अपनाई और एक सरल रूप देने का इन्होंने प्रयास किया और सफल भी रहे अपने प्रयास में। और इसी कड़ी में कम से कम रेखाओं में स्पष्ट भाव पैदा करने में क्या हुआ, ये सफल हो गए। तो ये भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि कम से कम रेखाओं में क्या हुआ, स्पष्ट भाव पैदा करने लगे थे। चलिए और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। इसी कड़ी में जब ये कुछ नया प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कैनवास की जगह इन्होंने कैनवास की जगह मिट्टी के पुते हुए कपड़े, ठीक है, और चूने, यानी कि कपड़े पे मिट्टी या चूना पुता हुआ कपड़े का क्या कैनवास की जगह पे प्रयोग करने लगे और कागज और लकड़ी के दफ्तियों का प्रयोग करने लगे। ठीक है, कैनवास की जगह इन्होंने कुछ अलग प्रयोग किया। चित्रण के लिए टेम्परा रंगों का प्रयोग किया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यामिनी राय ने चित्रण के लिए किस तरह के रंगों का प्रयोग किया है। तो चित्रण के लिए इन्होंने टेम्परा रंगों का प्रयोग किया है, टेम्परा रंगों का प्रयोग किया है। रंगों में बधावट के लिए क्या प्रयोग करते थे, तो अंडे का जर्दी, यानी अंडे का जो पीला वाला भाग होता है उसका ये रंगों को बांधने के लिए एक माध्यम के रूप में प्रयोग करते थे। नारी चित्रण में इनकी जो विशेष रुचि थी उसमें इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण चित्र बनाए हैं, जैसे माँ और शिशु। ये जो सामने चित्र दिख रहा है यही है माँ और शिशु नामक चित्र इनका। और संथाल स्त्रियों पे इन्होंने कई सारे चित्र बनाए हैं। हाँ, और माँ और शिशु टॉपिक पे भी इन्होंने बहुत से चित्र बनाए हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। भी बनाए हैं, तो माँ और शिशु सब्जेक्ट पे इन्होंने बहुत से चित्र बनाए हैं। और ये चित्र कहाँ है, तो ये चित्र इनका NGM में, यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संग्रहित है। ये हरियो मिस्या ने क्या किया था, इनकी तुलना हेनरी माती से कर डाली थी। ये भी क्वेश्चन है कि हेनरी माती से इनकी तुलना किसने की थी, तो ये हरियो मिस्या ने की थी। और इन्होंने अपने जीवन में लगभग 20,000 के आसपास चित्र बनाए। ईसा के जीवन से भी इन्होंने संबंधित अनेक चित्र बनाए हैं। 1940 के बाद इन्होंने बिल्लियों के अलग अलग पोजीशन पे बहुत सारे चित्र बनाए। और एक चित्र यहाँ सामने आपके दिख रहा है, मछली दबाए बिल्ली, मुंह में मछली दबाए हुए बिल्ली का चित्र है। कुछ महत्वपूर्ण चित्रों के बारे में देख लेते हैं। तो इसी कड़ी में इनका एक प्रसिद्ध चित्र है वृंदावन कुंज में गोपियाँ। इसके अलावा राधा कृष्ण और बलराम। पुजारी इनका सबसे महत्वपूर्ण चित्र है, बहुत बार पूछा है। गणेश और पार्वती, ये भी चित्र है। नर्तकी भी प्रसिद्ध है। 3 मृदंग वादक, ईसा की सूली, 3 स्त्रियां, संथाल नृत्य। रामायण के भी इन्होंने बहुत से दृश्य बनाए। इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य चित्र भी अलग विधा में बनाए हैं, जैसे काला घोड़ा, बिल्ली, केकड़ा, मछली, लोमड़ी व हाथी आदि इनके महत्वपूर्ण चित्र हैं। इन्होंने दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ये भी पता होना चाहिए। और हाँ, कला में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्होंने 1955 में पद्म भूषण इनको मिला है।